चलो, तो आज हमें करने वाले थे टनल प्रॉब्लम्स, जिसका एसोसिएशन ग्रेविटेशन के साथ भी है। दैट्स व्हाई आज का लेक्चर ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये स्फीयर्स वाले कंटेंट में आज का लेक्चर मतलब 3 से 3.5 घंटे का कंटेंट है, उसमें से आपके क्वेश्चंस आते हैं। तो पहले हमने 14 फार्मूला डिराइव किए फॉर द स्फीयर्स, फिर उसमें से किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग, वो हमने देख लिए सारे टाइप के क्वेश्चन। उसमें एक टाइप बाकी है जिसे बोलते हैं टनल वाले प्रॉब्लम। आओ तो रे भाई। चलो, टनल प्रॉब्लम में पहला क्वेश्चन। We have solid non-conducting sphere which is given q रो कूलम पर मीटर की चार्ज डेंसिटी। मैं આ બાજુથી કોઈનો બી અવાજ આવશે આખી લાઈનને બહાર કાઢી મૂકીશ, કોઈ મગજમારી જોયો નહીં લેક્ચરમાં। इधर ध्यान दो। वी हैव अ सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसको हमने चार्ज दिया रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब उसके अंदर एक टनल बना दी। टनल इतनी छोटी होनी चाहिए, दिस टनल इज सो स्मॉल दैट देयर इज नो चेंज इन द रो इटसेल्फ, कि रो में कोई चेंज नहीं आएगा। इतनी पतली टनल हम बनाएंगे। अब वो टनल बना के बीच में अगर माइनस क्यू चार्ज अगर यहाँ पे पुट कर दिया जाए विथ एम मास, तो ये कौन से इक्विलिब्रियम में होगा? यहाँ पे सब प्लस चार्ज होंगे बिकॉज रो कूलम पर मीटर क्यूब का डेंसिटी है। सो इट विल बी इन अ स्टेबल इक्विलिब्रियम और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। स्टेबल होगा, गारंटी। नो ग्रेविटी। क्वेश्चन नंबर लास्ट क्वेश्चन का होता 29, 28, 24 और 25। हेडिंग लगाओ टनल प्रॉब्लम। फर्स्ट क्वेश्चन, वी हैव अ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर, उसके डायमीटर के पास ही आपने एक टनल बना दी। टनल के अंदर मिड पॉइंट पे सेंटर पे क्यू चार्ज माइनस क्यू चार्ज विद एम मास रखा हुआ है। तो ड्यू टू दिस पर्टिकुलर प्लस चार्जेस, क्या इसकी वजह से ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा कि अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में? ग्रेविटी हो तो भी नॉर्मल फोर्स पर आना लीजिए। हरिओम। इतना सारा मगज मत लगाओ, जितना अपने पास है उतना लगाओ, बाड़े लेके मत लगाओ। इधर ध्यान दो, इधर ध्यान दो। क्या करना है हमको? इसको x जितना अगर स्लाइटली डिस्प्लेस कराएंगे, अगर ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, मैं बोल देता हूँ स्टेबल इक्विलिब्रियम में है, वो इसके बाद वाले क्वेश्चन में आपको आइडिया आएगा क्यों स्टेबल इक्विलिब्रियम में है। ये सेम टाइप के क्वेश्चन ग्रेविटेशन में आते थे कि अर्थ के अंदर टनल बना दो, फिर उसके अंदर कोई पार्टिकल को छोड़ दो, तो क्या करेगा? वो ऑसिलेशंस करेगा। उस ऑसिलेशन का टाइम पीरियड फाइंड करना होता था। किसी भी स्टेबल इक्विलिब्रियम के लिए हम क्या करते हैं? टाइम पीरियड फाइंड करते हैं। तो इसको स्लाइटली x जितना डिस्प्लेस करके छोड़ देंगे तो इसके ऑसिलेशन स्टार्ट हो जाएंगे। इट विल ऑसिलेट। अगर वो ऑसिलेट होगा तो व्हाट विल बी द टाइम पीरियड ऑफ दिस पर्टिकुलर केस, ये हमें फाइंड करना है, हो जाना चाहिए। क्वेश्चन में कोई डाउट किसी को? मानव ना હું પૂછું છું ને એને મને હાથમાં આન્સર કહી દીધો એટલે હું સોલ્વ કરી શકું। હા બસ આ જ જોતું તું મારે। ધન્ય નહીં લો
चल बस बातें बंद करो और सॉल्यूशन पे ध्यान दो। अब चार्ज से भरा हुआ स्फीयर है, तो इसकी वजह से इसके ऊपर फोर्स लगेगा, और जो फोर्स लगेगा, सपोज मैंने उसको इस तरफ डिस्प्लेस किया, तो फोर्स इसको किस तरफ लाएगा, वापस इस तरफ लाएगा, तो फोर्स इस तरफ लगेगा। सिंपल इतना आइडिया है हमें। पर फोर्स का फॉर्मूला क्या होगा, तो क्या भाई F इजिकल टू क्यू ई फॉर्मूला होता है। व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर इनसाइड द स्फीयर, के क्यू आर बाई आर क्यूब, तो वो फॉर्मूला लगाओ। और Q का फॉर्मूला भी आपको पता है, कितना डिस्प्लेस किया आपने, x जितना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा, के क्यू एक्स अपॉन रेडियस का क्यूब। ये क्यू किस तरफ है, फोर्स किस तरफ लगा, ऑपोजिट डायरेक्शन में, जिस तरफ डिस्प्लेस किया उसके ऑपोजिट डायरेक्शन में, तो माइनस। अब इसको कंपेयर करो F इजिकल टू माइनस के एक्स के साथ, समझ में आ रहा है। तो टाइम पीरियड का फॉर्मूला है 2 पाई अंडर रूट m बाई के, तो k मिल गया यहां से हमको। सुधर कोई ने आ फॉर्मूला ना गमतो હોય તો આ બી લગાઈ શકાય। क्यू ई की जगह क्या लग सकता, रो एक्स अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ए भी लगा सकते थे, माइनस क्यू, ये क्या बन गया एक्स माइनस के एक्स, तो ये के बन गया। और टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एम का एम, के की जगह क्या लिख सकते हैं, क्यू रो अपॉन 3 एप्सिलॉन नॉट ऊपर चला जाएगा, तो दैट इज योर आंसर। टाइम पीरियड का आंसर मिल गया। सिंपल क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कैसे चल रहा है। तो किसी भी क्वेश्चन में अगर टाइम पीरियड पूछा है तो सबसे पहले फोर्स निकालो, उसको हुक्स लॉ के साथ कंपेयर करो, उसमें से के मिल जाएगा, टाइम पीरियड के फॉर्मूला में उसको रख दो, खत्म। ये कितनी बार सॉल्व किया है इस चीज़ को। इसमें ज़्यादा रॉकेट साइंस अवेलेबल नहीं है, एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 36। चलो इधर ध्यान दो, क्वेश्चन समझो। अगेन सेम क्वेश्चन, इस बार जो हमने टनल खोदी वो डायमीटर के अलावा नहीं खोदी, डायमीटर से थोड़ी डी डिस्टेंस पे खोदी। ये सेकंड बन गया, दिस इज द टनल अलोंग द डायमीटर, दिस इज द टनल अलोंग द सेकंड। समझ में आ रहा है सेकंड का मतलब क्या होता है, मैथमेटिक्स वाले को तो पता होना चाहिए। तो ये लिखा होगा कि अ टनल इज पर्टिकुलरली। अब क्या करना है, सिंपली फिर से इसको डिस्प्लेसमेंट कराना है x जितना। अब इसको मैं x जितना डिस्प्लेस कराऊंगा तो इसके ऊपर फोर्स किस तरफ लगेगा, इस तरफ ज़्यादा होगा। इस तरफ के इसमें क्या था, दोनों तरफ इक्वल फोर्स था उसके ऊपर, पर इस बार क्या है, ज़्यादा फोर्स है। तो क्या इस केस में इसको स्टेबल इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं कि नहीं बोल सकते, अभी भी स्टेबल ही है। स्टार्टिंग में मैंने आपको बताया था कि ये जो टनल है वो इतनी छोटी है कि इसकी ओवरऑल डेंसिटी में मटेरियल में कोई फर्क नहीं आएगा। और अब ध्यान से समझो कि इसके दो कंपोनेंट पड़ेंगे, ये आर डिस्टेंस पे सपोज मैं फोर्स मानता हूँ, इस तरफ ऐसे फोर्स लगा होगा। अगर यहाँ पे थीटा एंगल मान लूँ तो एफ ई के दो कंपोनेंट पड़ेंगे, इस तरफ एफ ई साइन और इस तरफ जाएगा एफ ई कॉस। समझ में आ रहा है। तो एफ ई साइन को कौन सपोर्ट करेगा, मतलब कौन इक्वेट करेगा, नॉर्मल ड्यू टू दिस सरफेस। इसने एक नॉर्मल ऊपर की तरफ लगाया होगा,
तो एफ साइन थीटा को नॉर्मल फोर्स कैंसल आउट कर देगा, तो बचा ओनली एफ ई कॉस जो ऑसिलेशन कराएगा। तो वापस से यहाँ पर कौन सा इक्विलिब्रियम हुआ? स्टेबल इक्विलिब्रियम। फिर से क्वेश्चन सॉल्व करना है, ऑलमोस्ट आधा क्वेश्चन बता दिया है, सेम काम करना है। स्टेबल इक्विलिब्रियम यहाँ समझो तो ये माइनस चार्ज है, इसको डिस्प्लेस कराया तो ड्यू टू प्लस चार्ज, वो उसको इधर खींचेगा तो इधर आएगा, फिर ऊपर वाला चार्ज वापस उधर खींचेगा, तो वो ऑसिलेशन करता रहेगा और थोड़े टाइम बाद वापस आके अपनी जगह पे रुक जाएगा। दैट इज कॉल्ड स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब यहाँ से यहाँ आ गए, डायमीटर की जगह यहाँ पे हमने खोद दिया, तो अब हमको दिख रहा है कि भाई नीचे चार्ज ज़्यादा है, ऊपर चार्ज कम है। दैट्स वाई यहाँ पे फोर्स ज़्यादा होगा, ऊपर फोर्स कम होगा। तो उसको ध्यान से समझने के लिए उसको अलग से ड्रॉ करते हैं। ऐसी कंडीशन है, माइनस क्यू चार्ज इधर है, उसको डिस्प्लेस कराया एक्स जितना, तो उसके सेंटर की तरफ एक फोर्स लगेगा अलोंग द आर वेक्टर, ऐसा इलेक्ट्रिकल फोर्स लगेगा, हाँ, अलोंग द सेंटर। अब क्या होगा, इधर अगर इधर फोर्स लगा तो इसमें अगर मैं कोई एंगल मान लूँ तो इस एफ ई के दो कंपोनेंट, सबको दिख रहा है लास्ट बेंच तक, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एफ ई साइन और एक एफ ई कॉस। तो ये एफ ई कॉस रिस्पॉन्सिबल है ऑसिलेशंस को कराने के लिए, समझ में आ रहा है? इस वक्त कौन इलेक्ट करा रहा है तो ऑसिलेशन ये एफ करा रहा है, यहाँ पे ऑसिलेशन कौन करा रहा है? एफ ई कॉस। तो एफ ई कॉस को लिखो, फिर उसमें से के बनाओ, के को वापस टाइम पीरियड के फॉर्मूला में रखो, जो आएगा वो आंसर। कितने को कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है क्या चल रहा है? चलो बातें भाई इधर ध्यान दो, बस बस इधर ध्यान दो। तो एफ नेट का फॉर्मूला क्या होगा? देखो, एफ साइन तो नॉर्मल के साथ कैंसिल हो गया, तो ओनली एफ कॉस बचा, तो नेट फोर्स इज एफ कॉस थीटा, एफ ई कॉस थीटा। अब एफ ई कॉस थीटा भी उसको कहाँ ले जाएगा? वापस इस तरफ ले जाएगा, तो ये माइनस होगा, तो माइनस क्यू ई कॉस थीटा का फॉर्मूला क्या बनेगा? यहाँ से बनाओ, एडजेसेंट बाय हाइपोटेनियस, तो एक्स अपॉन आर। अब ये ई का फॉर्मूला, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था? रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट, एक्स अपॉन आर, आर आर कैंसिल, तो क्या बचा? वापस वही फॉर्मूला। इससे हमको क्या समझ में आया कि टाइम पीरियड कहीं पे भी टनल बनाओ, टाइम पीरियड विल बी सेम। ये सेम चीज़ हमने ग्रेविटेशन में पढ़ी हुई है कि ग्रेविटेशन में अर्थ के अंदर कहीं भी टनल बनाओ, टाइम पीरियड आता था 84.6 मिनट्स। तो लकीली तो जुड़े कि ग्रेविटेशन के क्वेश्चन भी ऐसे ही सॉल्व होते हैं। वहाँ पे कौन सा फोर्स? ग्रेविटेशनल फोर्स। सेम एज अबव, इन ग्रेविटेशनल कॉन्सेप्ट भी ऐसा ही सॉल्व करना होता है, बिकॉज लास्ट लेक्चर में मैंने आपको लास्ट में बताया था कि सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर को अर्थ से कंपेयर कर सकते हैं, और जितने फॉर्मूला एसएनसी के हैं वो सारे कहाँ लगेंगे? ग्रेविटेशन। बातें बंद हो, बस बस डिस्कशन बंद। सुधर वर्षा ये डिस्टेंस है, डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर, रो आर बाई 3 एप्सिलॉन नॉट।
એટલે ગોસિયન સરફેસ બનાવવાનું જ્યાં સુધી ચાર્જ જાય ત્યાંથી, તો ડિસ્ટન્સ તો આર જ થઈ ગયું પાછું. લાસ્ટ ટાઈમ એક્સ સુધી ગયું હતું તો ત્યાં ગોસિયન સરફેસ બની નહીં ખબર પડે. એ સરફેસની અંદરનું ρr/3ε0 ફોર્મ્યુલા કોનું છે? आखो स्फीयर चार्ज से भरेला होता है, पूरा चार्ज से अंदर छोटा स्फीयर हम बनाते हैं, और इधर वही कंडीशन हुई कि वो जहाँ तक गया वहीं से एक गॉसियन सरफेस मान लिया, तो वही उसकी छोटी रेडियस, दैट इज ρr/3ε0. बिकॉज जैसे ही आप सरफेस पे आ जाओगे तो वो क्या बन जाएगा? पॉइंट चार्ज. सेम आंसर आया टाइम पीरियड का, तो उसके नीचे नोट लिख दो कि फॉर सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर टनल along any point under the SNC will have same time period for શું બોલે વાલા for solid non conducting sphere time period will be same for any tunnel drawn કેવું બધું લખી એકવાર બોલી દીધા પછી ભૂલી જાય માણસ. આના પછી કયો ક્વેશ્ચન આપણે ક્વેશ્ચન નંબર 27. इधर ध्यान दो, बातें बंद एकदम चुप हो. We have solid non-conducting sphere. Again, डायमीटर के अलॉन्ग हमने टनल बना दी. अब चार्ज को Q से r/2 डिस्टेंस पे ले गए, रेडियस के हाफ डिस्टेंस तक ले गए, फिर उसको रिलीज कर देंगे तो वो क्या करेगा? मोशन करेगा इस तरफ. तो वो मोशन करेगा तो उसकी वेलोसिटी फाइंड करो अलोंग द सेंटर. सेंटर पे पहुंचेगा तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी? कराया हुआ क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आ जाना चाहिए आंसर. एनर्जी कंजर्वेशन से होगा, वो भी समझा दिया. पूरी सीक्वेंस समझा दी है. आप एक बार नोट्स को अच्छे से पढ़ के आओगे तो आपको आइडिया आ जाएगा कि सारे टॉपिक की जो सीक्वेंस है वो सेम है, उसी सीक्वेंस में काम करना है. टाइम पीरियड में इससे ज़्यादा कोई ऑप्शन नहीं है, बिकॉज सारी टनल में टाइम पीरियड क्या होता है? सेम. तो उससे ज़्यादा कोई अलग लॉजिक उसमें आएगा नहीं. सिंपल क्वेश्चन, r/2 से उसको रिलीज कर दिया तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी व्हेन इट विल रीच द सेंटर? याद करो, ऐसे क्वेश्चन हमने करे हुए हैं कि डाइपोल ऐसी थी, डाइपोल को थोड़ा टॉर्क देके छोड़ देंगे तो उसकी ओमेगा होगी, तो सेंटर पे आएगा तो कितना ओमेगा होगा? ये सब किया हुआ है. એ બાતે બંધ કરો. હવે કોઈનો અવાજ આવશે તો બહાર જવું પડશે. પ્રેમથી મગજમારી નહીં જોઈએ. હવે કન્ટેન્ટનો લેવલ સમજ, ધ્યાન આપ થોડી, તો બુદ્ધિમાં કંઈક ઉતરે. એઝ ઇટ ઇઝ ક્વેશ્ચન પૂછાયેલા છે આ બધા, આમાંથી જ આવશે. આ 3 કલાક તારા 2 ક્વેશ્ચન સોલ્વ કરી આપશે, એટલી બુદ્ધિ છે. એકદમ ડેડિકેટેડ મહેનત છે કે આટલું કરશો તો 100% રિઝલ્ટ આવશે જ. એમાં આળસ કરવાની હવે કોઈ જરૂર નથી.
आइडिया? ओके ओके, तो क्या करना है इसमें? एनर्जी कंजर्व कराएंगे। आपको 1 मिनट अजी क्वेश्चन समझ पड़े। सर इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी तो इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी है हाफ 1 बाय 4 इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी बराबर एक बार पाची कैसेट गावी પડશે મારે। सर तो आनी માટે इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एनर्जी dq by r ठीक है भाई डिस्कशन बंद करो। ओए इधर ध्यान दो। हमारे पास एक सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर है, उसके डायमीटर के अलोंग हमने एक टनल बना दी। उस टनल के सेंटर पे क्यू चार्ज विथ m मास रखा हुआ है, उसको हाफ रेडियस तक ले गए r/2 तक। अब उसको रिलीज कर दिया। व्हेन इट इज रिलीज फ्रॉम द r/2 पॉइंट, तो वो क्या करेगा? तो भाई इट विल मूव, इट विल एक्सिलरेट टुवर्ड्स द सेंटर। तो जब वो सेंटर पे पहुंचा तब उसकी वेलोसिटी क्या होगी? वेलोसिटी एट द सेंटर क्या होगी? दैट वी हैव टू फाइंड। ये सेम टाइप के क्वेश्चन पहले भी कर चुके हैं। सिंपल एनर्जी कंजर्व कराएंगे। कैसे कराएंगे? तो कि भाई जब उसको यहाँ पकड़ के रखा हुआ है, व्हेन द चार्ज इज फिक्स्ड एट दिस पॉइंट, सुन लो एक बार पूरी कहानी, क्या करना है आपको। चार्ज को यहाँ पकड़ के रखा है, तो इसके पास कौन कौन सी एनर्जी होगी? ओनली पोटेंशियल एनर्जी। तो कौन सी पोटेंशियल एनर्जी लोगे भाई? -qv एट पॉइंट ए। इस पॉइंट को नाम दे दो ए, इसको नाम दे दो सी। प्लस पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। काइनेटिक क्या होगी? 0, बिकॉज पकड़ के रखा हुआ है। जैसे ही उसको छोड़ दिया तो वो पहुंच जाएगा QVC। सी पे उसका पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। अब पोटेंशियल एट द पॉइंट ए, यहाँ पे पोटेंशियल कितना होता है? KQ/2r² नहीं 2r³ 3r² माइनस r/2 r²/4। इसलिए सारे फॉर्मूला याद करने को बोले थे कि पोटेंशियल सॉलिड कंडक्टर का इनसाइड पॉइंट के लिए क्या होगा? ये फॉर्मूला है। कोई प्रॉब्लम है इसमें? -q। पोटेंशियल एट द सेंटर क्या था? 3/2 KQ/r। मतलब पोटेंशियल के फॉर्मूला याद नहीं है तो कुछ नहीं होगा। अब वेलोसिटी के लिए सॉल्व कर दो इसको, तो जो आएगा वो वेलोसिटी। समझ में आ रहा है कैसे सॉल्व करना है? तब आंखों बंद करो ना। चलो इधर इसका आपने सॉल्व कर लिया। इसका सेकंड मेथड क्या हो सकता है? बस लावे आ बाजूથી હવે કોઈ મગજમારી જોઈએ નહીં। હવે બહુ વાર તમે લોકોને કહી ચૂક્યો છું કે બકવાસ બંધ કરો। એ મંથન અડધો ટાઈમ તો આ બધું કહેવામાં જ મારો વેસ્ટ થઈ જાય છે। એનર્જી ઓછી થઈ જાય, કન્ટેન્ટ જે રીતે જવો જોઈએ એ રીતે જાય નહીં, પછી સમજ નહીં પડે શું છે। इसको बाद में सॉल्व कर लेना। सेकंड मेथड समझ लो। ये स्टेबल इक्विलिब्रियम है, वो सबको पता है। -q चार्ज और अंदर प्लस है तो स्टेबल इक्विलिब्रियम है। इसमें चेंज क्या कर सकते हैं? तो कि भाई स्फीयर के अंदर माइनस चार्ज और इधर प्लस चार्ज, तो भी कौन सा इक्विलिब्रियम होगा? अगेन स्टेबल। अब समझना क्या है कि इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड, अगर ऑसिलेशन से तो एम्पलीट्यूड होगा, तो इसका मैक्सिमम एम्पलीट्यूड क्या लग रहा है? क्या है? r/2। मैक्सिमम वो r/2 तक गया। तो वेलोसिटी का एक और फॉर्मूला होता है ऑसिलेशंस के अकॉर्डिंग, a ओमेगा। तो आपके पास एम्पलीट्यूड है r/2 ओमेगा। तो अगर ऑप्शन में ये आंसर भी देते तो ये भी चलेगा।
R/2 ओमेगा। मैक्सिमम एम्पलीट्यूड पता हो तो निकाल सकते हो। बस फिर से एक स्फीयर हमारे पास है। फिर से क्या है इसके अंदर, रो डेंसिटी रो कूलम पर मीटर क्यूब। अब यहाँ से अगर चार्ज को अंदर छोड़ेंगे तो क्या करेगा, सीधा यहाँ से बाहर निकलेगा। समझ में आ रहा है क्या होगा? अगर किसी भी -q चार्ज को यहाँ तक छोड़ दिया ए पॉइंट से, तो वो कहाँ जाएगा, यहाँ से सी पॉइंट से बाहर निकल जाएगा, तो मोशन होगा उसका। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? बिकॉज इसके अंदर प्लस चार्ज है तो इसके ऊपर रिजल्टेंट फोर्स इस तरफ होगा और वो यहाँ पे मोशन करेगा। सिंपल। तो वो मोशन करेगा तो उसकी कुछ वेलोसिटी होगी। नाउ फाइंड मिनिमम वेलोसिटी। ए पॉइंट पर उसको मिनिमम वेलोसिटी देनी है ताकि वो सी पॉइंट तक पहुँचे। तो कितनी मिनिमम वेलोसिटी से उसको अंदर एंटर करना चाहिए कि वो सी पॉइंट तक पहुँचे? याद करो वो क्वेश्चन। मिनिमम वेलोसिटी रिक्वायर्ड फॉर अ चार्ज टू पास द रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल मोशन। इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर, कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड के रीजन में किसी भी इलेक्ट्रॉन को छोड़ते थे तो वो क्या करता था? सेम क्वेश्चन, सेम मेथड, यही करना है फिर से। ये लिख लिया है सबने? ये इक्वेशन सॉल्व करके जो आंसर आएगा वो बताना। क्वेश्चन लिखना है तो लिख लो। What is the minimum velocity required so that it can reach point C? चार्ज को प्लस होना पड़ेगा तो बाहर निकल जाएगा, माइनस होगा तो ऑसिलेट करता रहेगा। ये समझ में आ रहा है क्या हुआ? अगर माइनस चार्ज है तो वापस ऑसिलेट करता रहेगा, इसलिए चार्ज को प्लस होना पड़ेगा तो ही वो पूरा बाहर निकल जाएगा। समझ में आ रहा है? रिपल्सिव फोर्स लगता जाएगा प्लस चार्ज में, प्लस की वजह से, और वो बाहर निकल जाएगा सी पॉइंट से। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? तो चार्ज प्लस है, मास m है, मिनिमम वेलोसिटी फाइंड करनी है, रिक्वायर्ड टू रीच द पॉइंट सी। फिर हर्षवर्धन तू आगे आ जा, चल आगे आ जा। नहीं, कोई डिस्कशन नहीं चाहिए। લાસ્ટ વોર્નિંગ છે તમારા લોકો માટે, હવે જવું પડશે ઘરે। કોઈ મગજમારી જોઈએ નહીં, બીજા બધાનો ટાઈમ બગડે છે અહીંયા। ડિસ્ટર્બ જ થાય છે, ગમે તે તું કરે તો ડિસ્ટર્બ થાય છે અહીંયા। 6 વાગી ગયા, 4 સમ પત્યા નહીં આપણે। तू बीच में कुछ नहीं बोलेगा। તમે લોકોને એક વારમાં સમજ જ નહીં પડતી હું કહેવા માંગુ છું। मैं 500 વાર બોલ્યો કે -q ચાર્જ હોય તો ઓસિલેટ કર્યા કરશે, એટલે પ્લસ લેવો પડશે તો જ બહાર નીકળશે। भाई
ચાલશે રાધે રાધે એટલો બધો મગજ ના ચલાવી જરા જગ્યાએ બેહી રે ભાઈ તું तो निकलो लावे चल बाहर निकल चल बद्दो सामान ले बाहर निकल चल पार तू भी निकल बाहर निकल चल अब बुद्धि वगैरह ना सवाल पूछो गलत अच्छे भाई थोड़ी भी कॉमन सेंस है तू शू करे क्लास में यार लास्ट वॉर्निंग છે એક બોયઝ નહીં જોઈએ ક્લાસમાં પછી એક ડેકોરમ મેન્ટેન કરીને ચાલ ડાઉટ થોડા લિમિટમાં પૂછ જેમ આ વસ્તુને લગતા હોય એવા પૂછ આ 500 વખત સમજાવ્યું છે કે બે ચાર્જની વચ્ચે ફોર્સ લાગે કુલમ્બિક ફોર્સ હોય તો કુલમ્બિક ફોર્સના લીધે ચાર્જ મોશન નતા કરતા અત્યાર સુધી આ બધા લેક્ચરમાં આ વસ્તુ કરાય ત્યારે ના ઉપડી એવું કઈ છે મેગ્નેટિઝમ એવું આજે ઉપડી આ 500 વખત સમજાવ્યું છે કે આ પ્રોબ્લેમ્સ અલગ વસ્તુ છે આ તમારું લોજિક ટેસ્ટ કરવા માટે બનાવેલા ક્વેશ્ચન્સ છે ટાઈમ કેવી રીતે બગાડું તમારા લોકોનો એ જ મોટિવ છે બકવાસ કેવી રીતે કરું બસ કઈ હાથ પગવાળા ક્વેશ્ચન પૂછે તો જ જવાબ આપવાનું બંધ થાય શું છે इंटेलिजेंट हशो तो लागशो आ बतावानी कोशिश करवानुं बंद करो एक लिमिट सुधी सहन थाय पछी तमारा लोकोनुं आ वधतुं ज जाय छे हवे शू करूँ इसमें सोचना क्या है करना एनर्जी कंजर्वेशन ही है पर सोचना इतना था कि अगर इस चार्ज को बी पॉइंट तक आने में जो एनर्जी कंजर्वेशन लगेगा यहाँ पे एक सेंटर पॉइंट बी सोचना पड़ेगा तो यहाँ तक का अगर मैं एनर्जी कंजर्वेशन करा दूँ तो वो बाय डिफॉल्ट यहाँ तक तो पहुँच ही जाएगा ये लॉजिक समझ रहे हैं सबको देखो करना क्या है कि इसको ऐसी वेलोसिटी से फेंकना है कि वो यहाँ तक पहुँचे या फिर बाहर निकले सिंपल ऐसा क्वेश्चन कहाँ पे किया हुआ है हमने तो कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में मैंने आपको ये सब चीज़ें समझाई हुई थी कि किसी भी कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी प्लस चार्ज को रखेंगे तो माइनस की तरफ स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा माइनस चार्ज को रखेंगे तो वो प्लस की तरफ स्ट्रेट लाइन में मोशन करेगा अगर उसको इलेक्ट्रिक फील्ड के परपेंडिकुलर फेंका जाए तो वो ऐसा मोशन करेगा पैराबोलिक मोशन तो दो ही टाइप के मोशन अवेलेबल थे पॉसिबल थे अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड इस चार्ज के ऊपर फोर्स लगा QE और QE की वजह से वो मोशन करने लगा यहाँ पे हम क्या बोलते थे QE इक्वल टू ma यहाँ से हमको एक्सीलरेशन मिलता था समझ में आ रहा है तो अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड दिस चार्ज इज मूविंग समझ में आ रहा है अपने आप मूव नहीं कर रहा है मैग्नेटिक फील्ड कौन जनरेट करेगा जब चार्ज मूव करेगा तो अभी हाथ पैर वाला क्वेश्चन क्यों नहीं है ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूँ ये तूने पहले भी समझा हुआ है कि फील्ड के इन्फ्लुएंस में कोई चीज़ चल रही है इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस चार्ज पे लगेगी F इज इक्वल टू QE
ये मैंने 500 बार समझाया। ये इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होगी? इस चार्ज की होगी कि बाहर की इलेक्ट्रिक फील्ड होगी? तो बाहर की होगी। तो बाहर ने इस चार्ज को इन्फ्लुएंस किया टू मूव अलॉन्ग द माइनस चार्ज। किसी माइनस चार्ज को बाहर की फील्ड ने इन्फ्लुएंस किया टू मूव अलॉन्ग द प्लस चार्ज। तो वो मोशन कर रहा है, मतलब QE का मोशन हुआ F इजिकल टू ma। मैंने 500 बार ये भी बोला हुआ है कि F इजिकल टू ma में दिस F कैन बी एनी टाइप ऑफ F, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स की वजह से हुआ तो F इक्वल टू ma। किसी एक मैग्नेट के नॉर्थ पोल ने दूसरे मैग्नेट के नॉर्थ पोल को रिपेल करते हुए आगे चलाया तो ये भी एक मोशन हुआ, विच मीन्स मैग्नेटिक फोर्स की वजह से ma हुआ। किसी भी m मास के पार्टिकल ने कभी भी जीवन में एक्सेलरेशन लिया, इट कैन बी अंडर द इन्फ्लुएंस ऑफ एनी काइंड ऑफ फोर्स। किसी ग्रेविटेशनल फोर्स के इन्फ्लुएंस में लिया तो भी ma हो सकता है, पर ये g हो जाएगा mg। मतलब किसी पार्टिकल को फ्री फॉल कराऊं तो धरती में से कोई हाथ तो निकला नहीं उसको पकड़ के नीचे जाने के लिए, कौन सा फोर्स लगा? Gm1 m2 by r2। तो दैट Gm1 m2 by r2 इज रिस्पॉन्सिबल टू दिस मोशन। दैट्स व्हाई Gm1 m2 by r2 इक्वल टू mg। फिर उसमें से mm कैंसिल होता है, फिर इस g का वैल्यू मिलता है Gm by r2। तो दिस g इज नथिंग बट द इलेक्ट्रिक फील्ड हियर। ये भी लास्ट क्लास में मैंने डिस्कस किया हुआ है सब कुछ। मतलब थोड़ो अवेर रहीश तो तने भान પડશે કે તું શું સવાલ પૂછે છે તું તારી જાતને પૂછ તને લાગશે હું ભાગા જેવી વાત કરું છું। ખોટું લગાડવાની જરૂર નહીં, પણ તમે લોકો એક લેવલથી વધારે જ મને હેમરિંગ કર્યું છે, ગુસ્સો આવે છે કે આ લેવલનું કન્ટેન્ટ તમને આપે છે, થોડું સરખી રીતે મહેનત કર તો કંઈક જીવનમાં કશે પહોંચીશ, એટલીસ્ટ MSU તો પહોંચ। अब इसमें क्या समझना था कि इस प्लस चार्ज को फोर्स लगता जाएगा और ये मोशन करता जाएगा, और ये मोशन करेगा, ऐसा क्वेश्चन कराया था एक कि ऐसे प्लस चार्ज और माइनस चार्ज है, तो इसके अंदर एक चार्ज को मैंने फेंका प्लस चार्ज को, तो प्लस चार्ज कहाँ जाएगा? इधर चला जाएगा, तो सीधा चला जाएगा ऐसे। और व्हाट इज द मिनिमम वेलोसिटी आई शुड गिव दिस चार्ज, ताकि वो पूरी रेंज को पार कर जाए। तो प्रोजेक्टाइल मोशन की रेंज होती थी, तो वेलोसिटी शुड बी गिवन दैट मीन्स ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर रेंज। जो वेलोसिटी मैं दूंगा वो रेंज से ज़्यादा होनी चाहिए। ये सिंपल आइडिया हमको पता है। तो ऐसा ही यहाँ पे कुछ आइडिया लगाना पड़ेगा कि जो वेलोसिटी मैं दूंगा इस बी पॉइंट तक पहुँचने के लिए, वही वेलोसिटी उसको सी तक ले जाएगी। समझ में आ रहा है? तो जो वेलोसिटी इसको रेंज पार करा सकती है उससे थोड़ी सी ज़्यादा होनी चाहिए, तो रेंज से बाहर निकल जाएगा। सिमिलरली मुझे क्या सोचना है कि यहाँ तक पहुँचने वाली जो वेलोसिटी है वही वेलोसिटी उसको यहाँ ले जाएगी, पर उससे थोड़ी ज़्यादा होनी चाहिए। तो जो भी आंसर आएगा वो v इक्वल टू में नहीं आएगा, v मस्ट बी ग्रेटर देन बाय दिस पर्टिकुलर फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? ऐसा आंसर आएगा। तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ तक लगाना है? P पॉइंट तक, तो वेलोसिटी मिल जाएगी। जो वेलोसिटी मिलेगी वही वेलोसिटी होगी उसको C पॉइंट तक ले जाने के लिए, बट दैट v मस्ट बी ग्रेटर देन दैट पर्टिकुलर इक्वेशन। यहाँ पे कोई इक्वेशन मिलेगा। सेम क्वेश्चन यहाँ पे हमने ऐसे ही सॉल्व किया था। कुछ याद आ रहा है? तो एनर्जी कंजर्वेशन कहाँ तक लगाना है? तो बी पॉइंट तक लगाना है। पहले उसकी पोटेंशियल एनर्जी होगी कितनी? Q इंटू वी एट पॉइंट ए, प्लस काइनेटिक एनर्जी उसकी होगी हाफ mv²। जब वो बी पे पहुंचेगा तो उसके पास कौन सी पोटेंशियल एनर्जी होगी? सेंटर पे कितनी पोटेंशियल एनर्जी होती है? बी पॉइंट पर पहुंचने तो नहीं पाया, कितनी एनर्जी है? ये मैंने लिखा एनर्जी जब वो यहाँ पे है, यहाँ से मैंने उसको वी मिनिमम दे दिया तो उसका काइनेटिक एनर्जी स्टार्ट हो गया, काइनेटिक मोशन स्टार्ट हो गया। उसकी पोटेंशियल कितनी थी? Q इंटू वी, यू इज इक्वल टू क्यू वी, पोटेंशियल प्लस काइनेटिक इक्वल टू पोटेंशियल प्लस काइनेटिक। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? यहाँ जीरो रहता काइनेटिक, यहाँ पे काइनेटिक जीरो ही आएगी बिकॉज बी पॉइंट तक ही फाइंड करना।
देखो इवेंचुअली पहुंचना उसे सी पॉइंट तक है, तो इधर कौन सी पोटेंशियल एनर्जी मुझे लिखनी पड़ेगी, क्यू वी ही आएगा। पर इस वी का फॉर्मूला क्या होगा, सपोज यहाँ का फॉर्मूला लिखना है तो क्या होगा, व्हाट इज द इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द सरफेस ऑफ एसएनसी, के क्यू बाई आर। कौन सा आर, कैपिटल आर, बिकॉज इट विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज, सरफेस पे वो पॉइंट चार्ज बन जाएगा। इधर आप लिखोगे हाफ एम वी मिनिमम का स्क्वायर इक्वल टू क्यू वी। वी कहाँ पे, यहाँ तक पहुँचना है उसको, r/2 तक। यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस क्या होगा, नहीं सॉरी, ये डिस्टेंस r/2 दिया हुआ है, ये बताना भूल गया था मैं। जो ये d डिस्टेंस पे ये टनल खोदी हुई है, वो d डिस्टेंस इज गिवन बाय r/2। अब सॉल्व करो, एक डेटा बाकी रहेगा। थ्री बाई टू के क्यू बाई आर जो फॉर्मूला ये लोग बोल रहे हैं वो कब लगेगा। अब सोचो स्फीयर के अगर डायामीटर पे अगर वो ये चीज़ होती, हाँ वो फॉर्मूला लगेगा। समझ में आ रहा है, वो आपको डायरेक्टली पता होना चाहिए कि आप डी डिस्टेंस लगाते, सेंटर से डी डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई 2r क्यूब 3r² माइनस r²। और वो डिस्टेंस कितना है भले नहीं पता है, फिर भी आप डी तो लगा सकते थे। मैंने पहले ही बताया कि अगर इसके अलॉन्ग होती तो ये सेंटर पॉइंट है, तो 3/2। ये दिख रहा है कि सेंटर पे नहीं है, किसी सेकंड पे है। समझ में आ रहा है, टनल सेकंड पे बनाई हुई। अगर डायमीटर पे बनाई होती तो सेंटर पॉइंट पे पोटेंशियल होता है 3/2 के क्यू बाई आर। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ। तो ये इससे थोड़ा ऊपर बनाया हुआ टनल है, तो सेंटर से किसी डिस्टेंस पे पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में 3r² माइनस r², वेयर दिस r इज द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर। तो डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर क्या है, r/2। नहीं भी दिया है तो आप d² तो लिख ही सकते थे। फिर अगेन सॉल्व फॉर दिस v मिनिमम, जो आएगा वो आंसर। सबको समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर। मतलब वो स्फीयर के सारे फॉर्मूला कल आके मैंने तुरंत आपको इसीलिए लिखवाए थे कि उसको यूज करना भी तो आना चाहिए। एक बार रट लोगे तो रटने के बाद क्या फायदा, समझना पड़ेगा इसको यूज कैसे करना है, अप्लाई कैसे करना है। कि क्यू बाई 2r क्यूब ब्रैकेट में r² माइनस r/4 का स्क्वायर 3r²। अब इसको v मिनिमम के लिए सॉल्व करोगे, जो आएगा वो आंसर। तो ये सारे टाइप के क्वेश्चन हो गए जो सॉलिड नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए बन सकते हैं। और ये एज इट इज कहाँ पे यूज होगा, ग्रेविटेशन में। सिंपली ग्रेविटेशन में भी आपको पूछ लिया फाइंड द वेलोसिटी ऑफ द पार्टिकल। किसी अर्थ के सेंटर पे एक टनल बना दी और उसको एक एंड से छोड़ दिया तो सेंटर पे उसका वेलोसिटी क्या होगा। समझ में आ रहा है। तो सिमिलरली वहाँ पे क्या करोगे, एनर्जी कंजर्वेशन करो। कुछ जा रहा है क्या, लिख लिया, इक्वेशन लिख लो, सॉल्व जगह जाके कर लेना, टाइम नहीं है उतना हमारे पास। मतलब अभी के लेवल पे 2 महीने से मैं आपको क्या सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, कंसेप्ट समझो। कंसेप्ट समझने के बाद फॉर्मूला रटो, फॉर्मूला रटने के बाद उसके क्वेश्चंस कैसे पूछे हैं आज तक, वो क्वेश्चन को कैसे सॉल्व कैसे करेंगे, उसके बारे में सोचेंगे कैसे, हाउ टू सॉल्व दिस क्वेश्चन। उसके लिए एक प्रॉपर सीक्वेंस बनाई। तो फोर्स में जो सीक्वेंस थी वही उसके बाद वाले टॉपिक में फॉलो हुई, वही उसके बाद वाले में फॉलो हुई। कभी घर जाके ये नोट्स अच्छे से एक बार देखे भी हैं किसी ने, तो आपके दिमाग में आइडिया लग जाना चाहिए कि ये पर्टिकुलर सीक्वेंस फॉलो हो रही है। जो भी है तो आप बुक लेके आ रहा है, कंटेंट सब सेम ही है, पर एक सीक्वेंस है, उसमें पढ़ोगे तो याद रहेगा, याद रहेगा तो अप्लाई कर पाओगे। समझ में आ रहा है। मार्केट में 50 बुक अवेलेबल है, पर तुझे सब पढ़ने की ज़रूरत नहीं है।
वही समझाने की कोशिश मैं डे 1 से कर रहा हूँ कि ये सब कुछ पढ़ के एक प्रॉपर वे में इसको मैनेज किया हुआ है कि ऐसे ऐसे करोगे तो इजीली याद रहेगा। समझ में आ रहा है? ये 5वां साल है मेरा एक ही कैसेट को गाते हुए। खाली कोविड टाइम में नहीं गा रहे थे क्योंकि बच्चे ऐसे नहीं थे जो प्रिपेयर कर रहे हो किसी भी एग्ज़ाम के लिए। मैंने 500 बार बताया हुआ है कि यही मेरा स्ट्रॉन्ग पोर्शन है। तो जिस टाइप का कंटेंट मैं आपको दे रहा हूँ वो गारंटी दे रहा हूँ, कहीं पे भी पूछ लो, इस सीक्वेंस में नहीं मिलेगा। ये प्रॉपर सीक्वेंस है इसको याद करने की, इसको कैसे अप्लाई करते हैं उसकी सीक्वेंस है। पढ़ा देना वेगली कोई भी टॉपिक आके वो आता है वो कराऊंगा, उससे कुछ नहीं होगा, समझ में आएगा। मैंने पहले ही आपको बताया कि मज़ा आ रहा है वैसा पढ़ना है कि सच में सिलेक्शन हो वैसा पढ़ना है। मज़ा आ रहा है उसमें क्या है, आओ कोई भी टॉपिक कराओ, आपको लगेगा मज़ा आ गया, ये तो बाहर के क्वेश्चन करा दिए, पर खुद से सोचने का डेवलपमेंट कैसे आएगा? तो उसके लिए सारे क्वेश्चन ये लेक्चर बनाने में, नोट्स बनाने में टाइम वेस्ट क्यों कर रहा हूँ मैं? कोई इज्जत करो आ वस्तु ने, तो हमने भान पड़ता है कि कैसे पहुँच सो 6 महीना चेंज, 6 महीना में हच्चे चेंज आवश्य। चलो हेडिंग लगाओ कंडक्टिंग स्फीयर्स। ये सब कुछ नॉन कंडक्टिंग स्फीयर के लिए था। कंडक्टिंग स्फीयर में, नॉन कंडक्टिंग में इतना टाइम इसलिए दिया क्या, क्योंकि उसके बाद में हमारा ग्रेविटेशन का भी थोड़ा बहुत सॉल्व हुआ, वहाँ के भी थोड़े क्वेश्चन समझ में आए। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के डे 1 से वी आर एसोसिएटिंग विद काइनेमेटिक्स, ऑसिलेशंस, ग्रेविटेशन, ताकि आपका 11th भी धीरे धीरे साथ में चलता जाए, ताकि कभी भी आपको मन हो पीछे का कुछ देखने का तो आपको लॉजिक समझ में आए कि ये क्वेश्चन इस तरीके से शायद पूछा गया हो। तो फर्स्ट क्वेश्चन ऑन नॉन कंडक्टिंग कैविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टिंग स्फीयर के लिए क्वेश्चंस ऑन कंडक्टिंग कैविटी। क्वेश्चन नंबर 29। अब नॉन कंडक्टिंग और कंडक्टिंग में क्या फर्क है? कोई तो बोलो भाई। नॉन कंडक्टिंग में जब चार्ज, इलेक्ट्रिक फील्ड, पोटेंशियल एनर्जी ऑलवेज डिपेंड्स ऑन द चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पर नॉन कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन अंदर भी होता था, इसलिए रो आता था। पर उसके अलावा दुनिया के किसी भी स्फीयर के लिए क्या होता है, चार्ज भी, अगर इसको चार्ज दिया गया तो कहाँ जाएगा? ऑन द सरफेस ओनली। समझ में आ रहा है? तो अगर मैं इसको क्यू चार्ज दूँ तो वो कहाँ जाएगा? ऑन द सरफेस ओनली। यहाँ तक कोई डाउट? तो हमारे पास एक कंडक्टिंग स्फीयर है जिसके पास कैविटी है। इसमें और एसएनसी में डिफरेंस क्या है? तो कभी सॉलिड नॉन कंडक्टिंग चार्ज को अंदर भी डिस्ट्रीब्यूट करवा सकता था, पर इसके पास एक कंस्टेंट है कि वो चार्ज को कहाँ डिस्ट्रीब्यूट कराएगा? ओनली सरफेस पे। तो एक स्फीयर R1 रेडियस की कैविटी है, उसके साथ है सिमेट्रिक कैविटी है कि नॉन सिमेट्रिक कैविटी? परफेक्टली सिमेट्रिक कैविटी, दोनों का सेंटर एक ही है। समझ में आ रहा है क्या चीज़ें बोल रहा हूँ? अब वो फाइंड क्या करना है? इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करनी है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी। इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए, इलेक्ट्रिक फील्ड एट बी एंड इलेक्ट्रिक फील्ड एट सी। ट्राई करो। पोटेंशियल एट ए, पोटेंशियल एट बी एंड पोटेंशियल एट सी। ये सारे फॉर्मूला जो हमने सोल्व किए हैं वो अगर याद करके आए हो तो हो जाना चाहिए। सिंपल डिफरेंस दिमाग में क्या रखना है? कंडक्टिंग स्फीयर में चार्ज देते ही वो स्फीयर में जाएगा। ये सब रिवाइज करके आना चाहिए तो आपको एक बार में समझ में आएगा। मैं कंडक्टिंग स्फीयर बोलता हूँ तो आपके दिमाग में वो चीज़ आनी चाहिए, चार्ज देने पे कहाँ जाएगा चार्ज। वहाँ पे एक सेंटेंस लिखवाया था
कि फील्ड पोटेंशियल एंड पोटेंशियल एनर्जी डिपेंड्स ऑन चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। तीन चीज़ों में एक जैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। कौन से में? होलो कंडक्टिंग, सॉलिड कंडक्टिंग, हॉलो नॉन कंडक्टिंग। ये तीनों केस के अंदर एक जैसा ही चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन था। दैट्स व्हाई इसके 7 डेरिवेशन सेम थे और सॉलिड नॉन कंडक्टिंग में अलग थे। तो इस टाइप के सारे क्वेश्चन हमने देख लिए, ग्रेविटेशन के साथ एसोसिएट करके भी देख लिए। कौन से टाइप बचे? ये तीन। समझ में आ रहा है? इन तीनों में क्या होता है तो कभी सिग्मा होता है, इसमें क्या होता है तो कभी रो होता है। अब हमको बताना है इलेक्ट्रिक फील्ड एट ए पॉइंट, बी पॉइंट, सी पॉइंट। ए में 0 होगा, बी में भी 0 होगा, बी में क्यों 0 होगा? देखो बात बरोबर है उसकी कि ए पॉइंट पे फील्ड चाहिए तो गॉसियन सरफेस बनाओ, कोई चार्ज नहीं है 0। पर बी पॉइंट पे क्यों 0? चार्ज तो नहीं है पर एनी पॉइंट इनसाइड द मटेरियल, उसके पास इलेक्ट्रिक फील्ड कैसे होगी? 0। क्यों? बिकॉज उसको जैसे ही एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे, इस चार्ज की वजह से एक फील्ड होगी जो फील्ड इसके अंदर से पास करेंगे। तो जैसे ही वो एक्सटर्नल इलेक्ट्रिक फील्ड में कोई चार्ज, कोई मटेरियल का पॉइंट आएगा तो उसके अंदर चार्ज इंड्यूस इस तरीके से होंगे कि वो बाहरी इलेक्ट्रिक फील्ड को अपोज करे। तो क्यू ई इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड, इलेक्ट्रिक फील्ड आउटसाइड विल बी कैंसल आउट, और यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितनी बचेगी? 0। तो लॉजिकली आंसर पता होना चाहिए मटेरियल के अंदर 0 क्यों हुई। और सी पॉइंट के लिए तो इट विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज। तो क्या आंसर आएगा कि क्यू बाई कौन सा आर? 1 2 स्मॉल आर स्क्वायर, मतलब जो डिस्टेंस उसका सी पॉइंट तक है वो। ऐसा नहीं स्मॉल आर मतलब अलग डिस्टेंस, तो एक्स बोल सकता है, तेरे दिमाग में जो आया। पर अभी तक जिस पैटर्न में हम चल रहे हैं तो बाहरी डिस्टेंस को हम स्मॉल आर लेते थे, अंदर के डिस्टेंस को कैपिटल आर लेते थे। सिमिलरली पोटेंशियल की बात करो तो क्या पोटेंशियल है इसकी? ए पॉइंट के लिए कितना पोटेंशियल? याद करो एक और चीज, इफ इलेक्ट्रिक फील्ड इज 0 देन पोटेंशियल मस्ट बी कांस्टेंट। तो कांस्टेंट तो कितना होगा? के क्यू बाई आर, पर कौन सा? 1 के 2 R2, बिकॉज चार्ज इज रिसाइडिंग ऑन द स्फीयर 2। इसको बोल दो स्फीयर 1, इसको बोल दो स्फीयर 2। चार्ज किसके पास है? स्फीयर 2 के पास। तो डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट इस पूरे पर्टिकुलर सेगमेंट में कांस्टेंट इलेक्ट्रिक फील्ड होगी। किसकी वजह से? R2 वाले स्फीयर की वजह से। समझ में आ रहा है? इलेक्ट्रिक फील्ड 0 फॉर्मूला ऐसा होता है, इलेक्ट्रिक फील्ड इज इक्वल टू माइनस dV बाई dr। तो अगर ये 0 है तो V मस्ट बी कांस्टेंट, तो इट विल वर्क एज ए इक्विपोटेंशियल रीजन। तो पूरे रीजन में कितनी पोटेंशियल होगा? KQ बाई R2। तो उसी रीजन के अंदर B पॉइंट भी लाई करता है तो सेम KQ बाई R2। और C पॉइंट के लिए मैंने यही तो बोल रहा हूँ कि इस सरफेस के अंदर जितना भी सरफेस है इट विल वर्क एज अ इक्विपोटेंशियल रीजन। तो अंदर का कोई भी पॉइंट इक्विपोटेंशियल रीजन में लाई करता है तो सारे पॉइंट पे पोटेंशियल क्या होगा? KQ बाई R2। R2 क्यों? बिकॉज वो R2, ये स्फीयर S2 है, वो R2 रेडियस पे है, सारा चार्ज R2 पे लगा हुआ है। समझ में आ रहा है सबको? भाई KQ बाई R2। अब लास्ट VC का आंसर बताओ। KQ बाई स्मॉल r, बिकॉज बाहर के लिए तो क्या बन जाएगा? इट विल एक्ट एज अ पॉइंट चार्ज। चल रख ले दो।
चलो इसको समझो। सेम स्फीयर, सेम कंडक्टिंग स्फीयर विथ कैविटी R1 और R2, दो अलग अलग रेडियस। इस बार क्या किया, चार्ज अंदर है, अंदर रखा हुआ है। देन सेम क्वेश्चन, 6 के 6 सेम क्वेश्चन का आंसर देना है। हाँ सेम है भी से। चार्ज सेंटर पर अच्छा। देखो पहली बार समझ रहे हैं तो ध्यान से समझो इसको, कि अगर कोई चार्ज सेंटर पर रख दिया तो सिचुएशन क्या होगी। एक गॉसियन सरफेस सोचना पड़ेगा। तो मैं इस सरफेस के अंदर एक गॉसियन सरफेस सोचता हूं जो इस चार्ज को कवर करे। अब ये गॉसियन सरफेस के अंदर ये चार्ज है। अब ध्यान से समझो, तो बी पॉइंट कहां पे है, मटेरियल के अंदर। हमने देखा कि मटेरियल के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड कैसी होती है, जीरो। क्यों इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो होती है? बिकॉज ये एक इलेक्ट्रिक फील्ड इसके ऊपर लगाएगा, इसने जितनी लगाई एक्सटर्नली उतनी ही मटेरियल ने अपने आप, कंडक्टिंग मटेरियल है तो अपने आप उसकी ऑपोजिट इलेक्ट्रिक फील्ड बना ली। तो ई इनसाइड एंड ई एक्सटर्नल मस्ट बी जीरो होना ही चाहिए। समझ में आ रहा है? और नियम है। तो यहाँ पे तो इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो ही होगी। तो अगर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई तो इट विल एक्ट एज अ इक्विपोटेंशियल सरफेस। पोटेंशियल सेम होगा, ये सब बातें हमें पता है, कांस्टेंट होगा, ये वो है। पर ये ए पॉइंट के लिए हम क्या बता सकते हैं, बी पॉइंट के लिए क्या बता सकते हैं, वो सब समझ रहे हैं। तो इस पर्टिकुलर केस के लिए गॉसियन सरफेस के अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो रही है, ऐसा समझ में आ रहा है। तो अगर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई, उसका मतलब क्या हुआ, दैट इम्प्लाइज फ्लक्स जीरो हो गया। और फ्लक्स जीरो हो गया तो चार्ज भी जीरो हो गया। क्यू इनसाइड ऑफ द स्फीयर। समझ में आ रहा है? पर क्या चार्ज तो दिख रहा है इधर, विच मीन्स क्या होगा, ड्यू टू दिस चार्ज, इस कंडक्टिंग मटेरियल के जो पॉजिटिव चार्ज है वो नेगेटिव चार्ज, ये प्लस है तो सारे नेगेटिव इधर इंड्यूस होंगे, सरफेस पर ही इंड्यूस होते हैं। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई क्यू जीरो होगा, प्लस क्यू माइनस क्यू जीरो हो गया होगा। समझ में आ रहा है? बिकॉज गॉस लॉ तो गलत बोल नहीं सकता है, हमने सीखा हुआ है गॉस लॉ एवरीवेयर वैलिड है, सब जगह पे वैलिड है। तो अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ अगर फील्ड जीरो तो फ्लक्स जीरो, फ्लक्स जीरो तो चार्ज जीरो। बट चार्ज जीरो तो हुआ नहीं, चार्ज तो दिख रहा था। तो अगर चार्ज दिख रहा है तो कोई माइनस क्यू अंदर इंड्यूस हुआ, दैट्स वाई प्लस क्यू माइनस क्यू आंसर जीरो आ गया। समझ में आ रहा है? ऑन पेपर गॉस लॉ ने बता दिया कि चार्ज जीरो है, मतलब चार्ज जीरो होना ही चाहिए इस केस में। समझ में आ रहा है? बीच में प्लस क्यू रखने से इस कंडक्टर के अंदर इंडक्शन हुआ। कैसा इंडक्शन हुआ? तो कि इसके अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो कर दे ऐसा, तो सारे माइनस चार्जेस अंदर आ जाने चाहिए। कहाँ पे रिसाइड करेंगे? सरफेस पे। वो कंडक्टर की प्रॉपर्टी है। तो प्लस चार्ज जो गए वो कहाँ गए? तो वो बाहर गए होंगे। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? बिकॉज दैट विल ऑल्सो रिसाइड ऑन द सरफेस ओनली, और कोई ऑप्शन ही नहीं है उसके पास। ये समझ में आया किसी को क्या हुआ? प्लस क्यू की वजह से कंडक्टिंग मटेरियल का माइनस अंदर इंड्यूस हुआ, प्लस बाहर इंड्यूस हुआ। तो अब ध्यान से समझो, इस प्लस क्यू से इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी जा रही है बाहर की तरफ, और इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे आ रही है। तो लॉजिकली क्लियर हो गया कि आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड सेम हो गई। समझ में आ रहा है? दैट्स वाई इस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो हो गई। इलेक्ट्रिक फील्ड जीरो, फ्लक्स जीरो, चार्ज जीरो। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है? अब इलेक्ट्रिक फील्ड के बारे में बात करो तो कितने पोर्शंस है इधर,
नेट इलेक्ट्रिक फील्ड मिल रही है तीन चीज़ों की वजह से। एक ड्यू टू क्यू, इसको नाम दे दो स्फीयर 1, इसको दे दो स्फीयर 2। तो इलेक्ट्रिक फील्ड ए पॉइंट पर तीन चीज़ों की वजह से होगी, उसका रिजल्टेंट मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? एक बार पूरा सॉल्व करा के दे रहा हूँ। एक ड्यू टू क्यू इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक ड्यू टू S1 इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, एक ड्यू टू S2 मिलेगी, और उन सब का ई नेट मिलेगा। तो समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? तो ए पॉइंट पे कौन कौन सी इलेक्ट्रिक फील्ड? ए पॉइंट पे KQ/R², क्यू की वजह से KQ/R² होगा। स्फीयर 1 की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं होती है, 0 की होती है। स्फीयर 2 की वजह से इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड होती है? नहीं होती है। तो फाइनल आंसर क्या आएगा? KQ/R²। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? सिमिलरली ऐसा ही बी पॉइंट के लिए सोचो। अब हो जाएगा, एक बार ट्राई करके देखो। इसका आंसर कैसे आएगा? तो भाई ड्यू टू क्यू KQ/r²। डिस्टेंस हमको नहीं पता है तो r ले लो, d ले लो, x ले लो। स्फीयर के अंदर कभी फील्ड नहीं होती है तो 0, स्फीयर के अंदर कभी फील्ड नहीं। ये सब कंसेप्ट वाइज क्लियरिटी होगी तभी सॉल्व हो पाएगा। तो इन तीनों का नेट मतलब इन तीनों का एडिशन करूंगा तब आंसर आएगा फाइनल। समझ में आ रहा है क्या हो रहा है इधर? पर 0 कंसेप्ट वाइज 0 कैसे होगा वो समझना है। बी पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/R², और स्फीयर 1 की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बिकॉज वो स्फीयर 1 से बाहर है पॉइंट बी, तो इसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड होगी -KQ/R²। और बी पॉइंट स्फीयर 2 से तो अंदर है, तो वापस अंदर तो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होती। इन दोनों को ऐड करूंगा तब 0 आएगा। समझ में आ रहा है? डायरेक्टली 0 मत बोलो, कंसेप्ट वाइज समझो कि कैसे हो रहा है सब कुछ। अब सी पॉइंट का तो खुद से निकालो एटलीस्ट। सी पॉइंट इज रिसाइडिंग आउटसाइड 3 ऑफ द सर्फेसेस, तो तीनों का आंसर मिलेगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? क्यू चार्ज की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड मिलेगी, स्फीयर 1 से भी मिलेगी, स्फीयर 2 से भी मिलेगी। तीनों को ऐड करेंगे तो फाइनल आंसर आएगा। सी पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड होगी KQ/R²। सी पॉइंट पे स्फीयर 1 की वजह से भी इलेक्ट्रिक फील्ड होगी बट -KQ/R²। इसकी वजह से भी होगी +KQ/R²। तो प्लस माइनस कैंसल, तो बचा ओनली KQ/R²। हमारा रैंडम आरक લઈએ છે इजी समझवा માટે। डिस्टेंस तो ऑलवेज सेंटर से ही फाइंड करते हैं। पॉइंट चार्ज होता तो डिस्टेंस अलग होता। अगर किसी को ऐसा डाउट है कि यहाँ पे भी आर लिया, मतलब क्यू से यहाँ का डिस्टेंस भी आर लिया, यहाँ से मतलब स्फीयर 1 से भी डिस्टेंस आर लिया, यहाँ से भी आर लिया, तो लॉजिकली सोचो तो स्फीयर के अंदर भी अगर चार्ज हो तो हम क्या करते हैं? डिस्टेंस कहाँ से कहाँ तक लेते हैं? सेंटर से ही लेते हैं। समझ में आ रहा है? तो उसके अलग होने के कोई चांस ही नहीं है। अब पोटेंशियल एट पॉइंट है, KQ/R। इधर ध्यान दो भाई, समझो, कोई आंसर दो। यहाँ तक सब कुछ क्लियर है? पोटेंशियल एट पॉइंट है, पोटेंशियल एट पॉइंट है ड्यू टू दिस चार्ज क्या होगा? KQ/R स्मॉल है बिकॉज इसका डिस्टेंस तो अलग है। अब स्फीयर 1 से स्फीयर 1 से ए पे इलेक्ट्रिक फील्ड पोटेंशियल क्या होगा?
माइनस माइनस के क्यू बाई आर, पर कौन सा आर? R1, बिकॉज किसी भी स्फीयर के अंदर पोटेंशियल कैसा होता है? कांस्टेंट। स्फीयर के अंदर फील्ड जीरो तो पोटेंशियल कांस्टेंट, कितना कांस्टेंट? तो माइनस के क्यू बाई आर। असल में के क्यू बाई आर होता है, पर उसके ऊपर चार्ज कैसा है? माइनस, दैट्स व्हाई माइनस क्यू, माइनस के क्यू बाई R1। ये समझ में आया सबको कैसा है? अब ड्यू टू स्फीयर 2, ए पॉइंट पे पोटेंशियल के क्यू बाई R2। अब इसका रिजल्टेंट करेंगे तो के क्यू कॉमन निकल जाएगा, अंदर बचेगा 1/R2 प्लस 1/R माइनस 1/R1, खत्म। समझ में आया कैसे हो रहा है? और उसके बाद बी पॉइंट का फाइंड करके देखो, जितना हार्ड दिख रहा है उतना हार्ड है नहीं, एक बार समझ आएगा तो नॉर्मली हो जाएगा सब कुछ। अपने को सिर्फ इंडक्शन समझना था कि चार्ज इंड्यूस कैसे होते हैं, वो तो समझ में आ गया। अब बी पॉइंट पे क्यू चार्ज की वजह से पोटेंशियल कितना होगा? कि क्यू बाई आर, कि आर स्क्वायर, क्या बोल रहे हैं? आर ही होगा। अब बी पॉइंट पे स्फीयर 1 की वजह से माइनस के क्यू बाई R1 नहीं आएगा, स्फीयर 1 से बाहर है तो माइनस के क्यू बाई आर होगा। बी पॉइंट स्फीयर 1 थी तो बाहर। अच्छा, समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? अभी तक हमने एक एक स्फीयर को अलग लेके किया है, इसमें एक ही के अंदर तीनों को लेना है। समझ में आ रहा है? उतना ही नया हो रहा है। तो बी पॉइंट जो है वो स्फीयर 1 से बाहर है, तो स्फीयर 1 विल एक्ट लाइक अ पॉइंट चार्ज। पॉइंट चार्ज जैसे वर्क करेगा तो के क्यू बाई आर, पर माइनस की चार्ज माइनस है तो माइनस के क्यू बाई आर। उसमें आर कौन होगा? तो उसकी रेडियस नहीं खबर पड़ती, सॉरी R1। बाहर तो पॉइंट चार्ज में हम वर्क करते ना, स्फीयर पोते। डिस्टेंस नहीं, इसकी वजह से बाहर पोटेंशियल कितना होगा? के क्यू बाई आर, बिकॉज इट विल वर्क एज अ पॉइंट चार्ज। स्फीयर S1 को पॉइंट चार्ज मान लो, पॉइंट चार्ज के बाहर कितना होता है? के क्यू बाई आर। आ स्फीयर ना લીધે આના પર છે, આર રાખ બસ, स्मॉल आर जाए बराबर છે, बराबर। डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द स्फीयर टू द बी पॉइंट, बराबर है, आर ही आएगा, R1 नहीं आएगा, आर आएगा, बराबर। माय बैड। ड्यू टू स्फीयर S2 बी पॉइंट कैसा है? इंटरनल पॉइंट, तो करो इन्हों एडिशन करो। इधर क्या आएगा? के क्यू बाई R2, कैसे? अंदर है, स्फीयर 2 के अंदर है बी पॉइंट, तो अंदर तो कांस्टेंट होगा, कांस्टेंट होगा तो के क्यू बाई R2 ड्यू टू स्फीयर 2। ऐड करेंगे तो क्या बचेगा? ओनली के क्यू बाई R2। अब सी पॉइंट के लिए सबको आना चाहिए, बिकॉज सी पॉइंट तो तीनों के लिए आउटसाइड पॉइंट है। के क्यू बाई आर माइनस के क्यू बाई आर प्लस के क्यू बाई आर, स्मॉल आर, सब में स्मॉल आर। के क्यू बाई आर, इसके लिए माइनस के क्यू बाई आर, इसके लिए प्लस के क्यू बाई आर, सबको ऐड करेंगे तो ओनली के क्यू बाई आर बचेगा। सबको समझ में आया क्या चल रहा है? जाऊँ छे 10 मिनट बेहू नहीं है जी, एक क्वेश्चन एक ये बेहतर वस्तु बाकी नहीं यार।
છે તમને કામ ઘરે લઈ જવા ઘરે લઈ જવાનું ખોવાઈ જાય તો લોચો પડી જાય नहीं कल 12 बजे का लेक्चर जो है वो